हमारे पास है। चलो अब यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास ग्रेविटेशन। सो गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, तो देखो अब ना हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन का मतलब होता है दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होना। ठीक है, तो जब भी दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आपस में अपना एग्जांपल ले लो, ओह दैट इज ग्रेविटेशन, नो दैट इज नॉट ग्रेविटेशन। ठीक है, अगर तुम अट्रैक्ट करते हो किसी बॉडी को तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो मेरे पास एक बॉल है और मेरे पास जैसे मान लो ये दो चीजें हैं, अभी ये दो चीजें हैं, तुम्हें इन दोनों को देख के लग रहा होगा कि इनके बीच में अट्रैक्शन है, नहीं। और वैसे भी अट्रैक्शन पता नहीं लगता है, फील होता है, तो तुम्हें फील भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इन दोनों की बात चल रही है, तुम तीसरे कहाँ से आए। तो हमेशा ये सच में रूल है कि कोई भी मेरे पास दो बॉडी होती है तो वो दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट करती हैं। तो अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन हमेशा क्या होता है, जब भी दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट करें, जैसे मान लो अभी मैं सक्षम और प्रथम की बात करता हूं, तो अगर ये कहीं पे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर सकती हैं। लेकिन अब वो कितना करती हैं ये डिपेंड करेगा आगे जाके। लेकिन ग्रेविटी चाहे कोई सी भी बॉडी हो, सिमरन हो विदुषी हो, मान लो कहीं पर रास्ते में जाए थे, बाजार में मिल गई ये दोनों, तो बाजार में मिलने से पहले हम बोल सकते हैं कि इनकी बॉडी आपस में अट्रैक्ट हो रही थी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो सारी बॉडी एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो इसी को ग्रेविटेशन बोलते हैं। लेकिन ये बात डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे बच्चे तो ये बात मानते नहीं है कि है हाउ इज इट पॉसिबल, मैं तो नहीं कर रहा, ओ इसको अट्रैक्ट करूंगा मैं, इसकी शक्ल देखिए, ओ प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। तो कुछ लोग ऐसे बोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में साइंटिफिकली देखा जाए तो चीजें अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो यही मेरे पास क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। कि कोई भी तुम्हारे पास दो रैंडम बॉडी है, तो प्रथम क्या हुआ, तुम्हें गुस्से में क्यों? ठीक है, तुम्हारे बारे में थोड़ी कुछ बोल रहे हैं, तुम गुस्से में देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो अब यहाँ पे बात आती है, तो सर ये ग्रेविटी क्या होता है? देखो जैसे कि मैंने भी बात बताई कि मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं, राइट? अभी मैंने बोला। लेकिन अब ये ग्रेविटी क्या बन जाएगी, देखो अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर जैसे मान लो मैंने अपना ये पेन है, ठीक है, अर्थ है, और अगर मैंने अपना ये पेन गिराया तो बताओ ये पेन नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा? जरा बताओ एक बार। ये पेन जैसे एक अर्थ है, तुम अर्थ के ऊपर खड़े हो, तो ये हमेशा नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, अर्थ तो बहुत ही बड़ा है ना। ये मैं नहीं हूँ, पहली बात कोई और है ये, ठीक है। तो ये इसके हाथ में ये पेन है, और ये पेन अगर इसके हाथ से छूट जाता है तो ये पेन नीचे गिर जाता है। ठीक है, या मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम, अगर तुम्हारे हाथ से कुछ भी गिरता है तो वो नीचे ही जाता है। इसका मतलब अब अब तो तुम्हें वो दिख गया ना। वैसे तो तुम आपस में फील नहीं करते थे अट्रैक्शन, लेकिन अब तुम वो अट्रैक्शन कर पा रहे हो, राइट? तो कोई भी अगर चीज नीचे गिर रही है तो अर्थ उसे खींच रही है अपनी साइड। इसको बोलते हैं ग्रेविटी। इसका मतलब ये ग्रेविटी जो हो रही है ये अर्थ के ऊपर हो गई ना। तो इसका मतलब तुमने एक चीज समझी कि कोई भी दो बॉडी होती हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, तो उसे तो हम ग्रेविटेशन बोलते ही हैं। लेकिन जब दोनों बॉडी में से एक बॉडी क्या बन जाए, अर्थ बन जाए, ठीक है, जब एक दोनों बॉडी में से एक बॉडी क्या हो, अर्थ हो। अब अर्थ के सामने तो मोस्टली चीजें छोटी है, हम अपनी बात करें तो अगर एक अर्थ के ऊपर जब होती है तो उसी ग्रेविटेशन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। नहीं आया समझ में? ठीक सर है, समझ आ और गया। आ तो गया तो इसका मतलब एवरी ग्रेविटेशन इज अ ग्रेविटी या एवरी ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशन? एवरी ग्रेविटी इज अ Every ग्रेविटेशन। gravity is a gravitation. और ब्रॉड लेवल पे कौन है, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन हमारे पास क्या है, क्योंकि वो दो बॉडी है रैंडमली, तो वो दो अर्थ भी हो सकते हैं, आई मीन दो प्लेनेट भी हो सकते हैं। लेकिन अब उसमें से अगर एक प्लेनेट अगर अर्थ आ जाएगा तो वो ग्रेविटी हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब ग्रेविटेशन बहुत ही बड़ा टर्म है और बहुत छोटा टर्म भी है। लेकिन ग्रेविटी का मतलब एक बात तो साफ है कि अर्थ के ऊपर जो जो चीजें होंगी उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है, अब जरा तुम जिससे पूछूंगा वो बताएगा। No, sir. प्रथम, ओजस, सात्विक, श्रेयांश, रोहित शर्मा, इन बच्चों की वीडियो ऑफ है, ध्यान रखना कभी भी निकाला जा सकता है। सर मैंने परमिशन ली हुई है सर हिमांशु सर की। किस चीज की परमिशन ली है? मेरे से तो कोई परमिशन नहीं लिया, तो मैं क्या करूं? हिमांशु सर से सर परमिशन लिए तो हिमांशु सर की क्लास में रहो। हिमांशु सर की परमिशन से क्या होगा? हिमांशु सर की परमिशन मेरी क्लास में थोड़ी चलेगी। ओके। तुमने मेरे से कोई परमिशन ली ऐसी? नो सर। मेरी क्लास में मेरी परमिशन चलेगी, हिमांशु सर की चलेगी? ओके सर। ये मेरे पास यहाँ पे एक अर्थ है और यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी है,
तो यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी, अब जरा ओजस तुम बताओ, ये अर्थ है और यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी है, बताओ ये ग्रेविटेशन हुआ या ग्रेविटी हुई? सर ग्रेविटी। पक्का? रीजन क्या है इसका, ये ग्रेविटी हुई तो? अरे रीजन तो दे दो ओजस। यहाँ के बच्चे कैसे हो गए, उल्टे सीधे रिप्लाई कर रहे हैं, पता सर नहीं। सोच रहा हूँ। अच्छा तो बोलो, पता नहीं तुम क्या हो गया सब बच्चों को, एकदम जैसे कोई एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन तुरंत जवाब दे रहे हैं उल्टा सीधा। यस विदुषी, यू से, ये ग्रेविटी है क्यों? जो ग्रेविटेशन अर्थ के साथ में होती है उसे ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी दो बॉडीज हैं, लेकिन इन दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो गई तो इसलिए ग्रेविटी होगा, सिंपल। और अगर ये कोई सी भी दो रैंडम बॉडी होती, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये एक, मान लो मेरी एक बुक है, वैसे ऐसी बुक होती नहीं, मान लो मेरी ये एक तरीके से सिंपल एक बॉल है, ठीक है, जैसे जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, और ये मान लो ये बैट है, ठीक है, बैट बॉल खेलते हो ना तुम लोग, क्रिकेट, ये बहुत अच्छा बैट है। तो ये कोई बात नहीं, थोड़ा गंदा बन गया, इन होता है। तो ये बैट है और ये बॉल है, अब इनके बीच में मान लो अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये क्या माना जाएगा? ग्रेविटेशन माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अर्थ की बात हमने नहीं करी है, ठीक है भाई। तो अब इसी तो कैन आई से द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। सारे बच्चे Yes, लिखें, sir. द अट्रैक्टिव फोर्स। ये अच्छा, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये रिपल्सिव भी हो सकता है कभी भी? अट्रैक्टिव। हमेशा ही Attractive. अट्रैक्टिव होता है, कभी भी सर? रिपल्सिव। हाँ हाँ, यस सर आपने क्वेश्चन पूछा था एवरी ग्रेविटेशन इज ग्रेविटी एवरी, सर वो क्या था सर? भाई, ग्रेविटेशन का मतलब होता है दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होना, यस और सर। ग्रेविटी का मतलब होता है उन दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ बन जाना, ओके ठीक है। सर। तो अर्थ जब चीजों को खींच रहा है तो वो भी तो ग्रेविटेशन ही हुआ ना, क्योंकि दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन आ गया। तो इसका यस सर। मतलब दो बॉडी जब होती है तो उसे ग्रेविटेशन बोलते हैं, और जब उसमें से ग्रेविटी आ जाए तो एक अर्थ आ जाए तो वो ग्रेविटी बन जाती है। तो इसीलिए ग्रेविटी भी तो अपने आप में ग्रेविटेशन हुआ, क्योंकि अट्रैक्शन तो उसमें भी लग रहा है दो बॉडी के बीच में। ओके सर। बट एवरी ग्रेविटेशन इज नॉट ग्रेविटी, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन में दो बॉडी अर्थ ही होंगी, ये नहीं कह सकते ना तुम, कोई रैंडम बॉडी भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने ये बोला था कि एवरी ग्रेविटेशन इज नॉट ग्रेविटी, बट ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशन। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? यस। Yes, sir. ठीक है। तो ये मेरे पास अब तो लिख लो यहाँ पे सारे बच्चे, दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। श्रेया, क्या हुआ, आज तुमने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है? सात्विक, सात्विक तुम कभी भी अपनी वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो? यस तो ये मेरे पास हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखो अभी इसी को देखते हुए ना हमारे पास है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना ये बताया है कि वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एक्चुअली में है कितना, ठीक है। हमने अट्रैक्टिव फोर्स तो पढ़ लिया। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगता है। जैसे मान लो सक्षम कहीं पे रखा हुआ था, वहां से प्रथम निकला, तो प्रथम और सक्षम के बीच में फोर्स लगा 15 न्यूटन, ठीक है, मान लो। लेकिन वहीं से ओजस निकला और ओजस और सक्षम के बीच में लगा 100 न्यूटन। तो ऐसे कैसे, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा फोर्स किसके लिए ज्यादा है और किसके लिए कम है, ठीक है। तो इसके लिए ही हमने क्या निकाला, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हमारे पास। तो ये न्यूटन ने ही दिया था। तो इसने क्या बोला, मान लो प्यारे प्यारे बच्चों की आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है m1, ठीक है। अच्छा, अट्रैक्शन फोर्स के लिए कितने, दो चीजें होनी चाहिए? दो ऑब्जेक्ट। दो, तो एक का मास होना चाहिए m1 और एक का दूसरे का मास क्या होना चाहिए m2। अब इनके बीच में मान लो हम सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस, इसके बीच का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो है डिस्टेंस r, ठीक है। सो देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज व्हिच इज r। तो ये मेरे पास एक का मास है, कंसीडर फर्स्ट बॉडी मास इज m1 एंड सेकंड m2, और इनके बीच में मेरे पास डिस्टेंस है, देयर इज अ डिस्टेंस व्हिच आर सेपरेटिंग देम, तो दिस इज कॉल्ड r। अब इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है ना, डेट इज कॉल्ड f। तो ऐसा देखा गया कि जितना ज्यादा इनका मास होता है उतना ही ज्यादा फोर्स लगता है। जैसे मान लो मेरे पास ये दो पेन है, आई मीन एक ही पेन है, लेकिन मैं चाहूं तो इसको दो कर सकता हूं, देख पा रहे हो?
ये मैं जादू नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये दो बॉडी है, राइट। तो अगर ये दो बॉडी है तो ये आपस में अट्रैक्ट करना चाह रही है, तो जब ये आपस में अट्रैक्ट करना चाह रही है तो ये मान लो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन वो मैं फील नहीं कर पाता, इनके बीच में जितना कम मास होगा उतना कम तुम देख नहीं पाए, अपने आप ये कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा, अपने आप कर रहा है लेकिन अपने आप पास नहीं आएगा। लेकिन ये अर्थ है, जब मैं इस पेन को नीचे गिराऊंगा तो ये नीचे चले जाएगा। इसका मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ का मास तो ज्यादा हो गया ना, तभी तो तुम इस तरीके से सोचो ना थोड़ा। और ये पूरा अर्थ एक बॉडी है, और उसके ऊपर जब तुम ऐसे फेंकोगे तो ये इसके ऊपर गिर जाएगा, राइट। तो जब ये इसके ऊपर गिर जाएगा तो फाइनली इसका मतलब ये अट्रैक्शन की वजह से तो नीचे गिर रहा है। ऐसा उसको क्या शौक चढ़ा कि कोई भी चीज को तुम ऐसे रखते हो तो वो नीचे गिर जाती है? थोड़ा साइंटिफिकली सोचो। एक गांव का बच्चा कहता है नीचे तो गिरेगी जब नीचे फेंका है तो। अरे भाई, जब तुमने कोई चीज छोड़ दोगे तो वो नीचे क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं गिर रही है? इसका भी तो कॉन्सेप्ट दो, रीजन तो बताओ। कह रहा नहीं नहीं, नीचे ही गिरती है हमेशा, ये रूल है। अरे ये कौन सा रूल है, ये तो बताओ कि नीचे क्यों गिर रही है? तो वो बताएगा नहीं। लेकिन हम तुमसे पूछेंगे तो तुम जरूर सोचोगे ना कि इसका मतलब कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जमीन खींच रही है, और जमीन का मतलब अर्थ ही तो खींच रही है उसे। एम आई राइट? ठीक है। Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब मास जब बढ़ा तो वो चीज तुम्हें साफ साफ दिख रही है, लेकिन जब मास कम हो गया तो वो चीज तुम्हें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज तो साफ साफ देखी गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जितना ज्यादा इनका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है? एक चीज जितनी ज्यादा दूसरी चीज भी उतना ही ज्यादा, और दूसरी अगर ये चीज जितनी कम उतनी ज्यादा ये भी कम, ठीक है। जितनी पढ़ाई करोगे उतने नंबर आएंगे, और जितनी पढ़ाई नहीं करोगे उतने कम नंबर आएंगे। ये प्रोपोर्शनलिटी है, इनवर्सली है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर, मैं तो जितनी पढ़ाई करता हूँ उतने कम नंबर आते हैं, इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ सिर्फ। तो वो अलग बात है, वो अलग अलग सिनेरियो में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेजोरिटी के साथ पढ़ते हैं तो नंबर भी आते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ चलो M1 M2। अब एक चीज देखी गई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, राशि है, राशि की एक फ्रेंड है, नहीं बनी है, ठीक है, सिमरन मान लो। तो राशि की एक फ्रेंड है सिमरन, तो वो इसके पास में ही रहती है। अरे यार सिमरन नहीं आई? अच्छा ये ठीक है ठीक है। और मैं हाँ आई हूँ। ओके। तो ये पास में रहती है तो इसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो ये फ्रेंडशिप इसकी है, लेकिन राशि की एक नई फ्रेंड बनी है मायावती, ठीक है। लेकिन वो मायावती ना एक्चुअली रहती है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये अब मायावती रोज उसको मैसेज करती है, हाय हाउ आर यू, खाना खा के जाना, कैसी हो? तो ये कहती है हु आर यू। इन्हें का वही हम वहां पे मिले थे ना एक बार, जब हम क्या कहते हैं बर्गर खा रहे थे एक बार मैकडोनल्ड में। तो इनने कहा है कौन सी बात कह रही है कुछ भी। तो फाइनली अब ये एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना भाई। लॉन्ग डिस्टेंस भी तो होता है, सुना तो होगा ही कुछ ना कुछ। एक होता है मतलब पास में, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली फ्रेंडशिप है। तो ये तो अच्छी वाली फ्रेंडशिप कौन सी हुई, पास वाली या लॉन्ग डिस्टेंस वाली? पास वाली। पास वाली। अगर पास वाली है तो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये तो तुम पता ही है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स इतना नहीं लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है ना, ठीक है। ये दो बॉडीज की बात चल रही है रैंडम, कहीं तो उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो नॉनसेंस बच्चों, ठीक है। तो अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो अट्रैक्टिव फोर्स कम लगता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया अट्रैक्शन वाला। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। वेरी इनवर्सली गुड। प्रोपोर्शनल। अच्छा देखो, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम हो गया। लेकिन ना ऐसा देखा गया प्यारे प्यारे बच्चों कि जब डिस्टेंस को डबल कर दिया तो एक्चुअली में फोर्स 4 गुना ज्यादा कम हो गया। लोग कह रहे हाउ इज इट पॉसिबल? जब डिस्टेंस दुगना बढ़ा दिया तो फोर्स भी दुगना ही कम होना चाहिए था, मतलब दुगना तरीके से कम होना चाहिए था, लेकिन ये 1/4 हो गया। तो इससे ये बात पता चली एक्चुअली में ये इनवर्सली तो है, लेकिन ये डायरेक्टली स्क्वायर के इनवर्सली है, डायरेक्ट आर के इनवर्सली नहीं है। देखो डिस्टेंस को जब तुम डबल करोगे तभी तो ये 1/4 बनेगा। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, ठीक है। अभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। तो ए M1 M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जरा बताओ। आर डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। यस मैम, यस एग्जैक्टली। सर एफ किसको डिनोट कर रहे हैं? एफ मतलब फॉक्स, वो जो लोमड़ी होती है बहुत तेज भागती है ना, चालाक जो होती है बहुत। सर सही एफ से का, बता। हाँ बता रहे हैं, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, ठीक है। तो ये एफ का मतलब होता है फोर्स, ठीक है। क्यों गुस्सा सिर्फ तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता? तो एफ का मतलब क्या है, मेरे पास फोर्स होता है। अच्छा कोई अब M1 M2 भी पूछ लो,
नहीं नहीं M1 M1 ही पूछ ही लो ना, क्योंकि बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है। तो सर M1 M1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट अरे वाह वेरी गुड। अच्छा ये अदिति की आवाज होती थी, ओके। ये कभी कभी आवाज आती थी, मेरे को लगा ये इतनी प्यारी आवाज किसकी है, आज हमें पता लगा कि वो ये आवाज अदिति की है। ओके ओके ठीक है। तो ये M1 और M2 ठीक है। ये कुछ बच्चे जो हंस रहे हैं ना, ये सब समझ रहा हो, स्टाइल मत मारो ज्यादा, ठीक है। तो ये M1 M2 मेरे पास क्या होता है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड M2 मास ऑफ सेकंड बॉडी, ठीक है। तो अब बताओ, यस प्रथम बताएगा। प्रथम ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या लगाते हैं हमेशा। मैंने एक चीज बताई तुम्हें, सिमरन देखो तुम्हारा भाई पीछे क्या कर रहा है, पता नहीं कुछ जोगा सा लेके, कोई अदृश्य जोगा शायद उसके हाथ में है, हैरी पॉटर वाला। ठीक है। नहीं सर शर्ट है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इसको तो ये हटा के हाँ इज इक्वल टू, वेरी गुड, इज इक्वल टू लगता है, बिल्कुल सही बोला तुमने, इज इक्वल टू तो लगता है, लेकिन और क्या लगता है, और कुछ नहीं लगता है, बस इज इक्वल टू लगता है, मुझे तो ऐसे फील आ रहा है। ऊपर अच्छा नीचे वाला ऊपर आ जाता है। अच्छा, आर स्क्वायर ऊपर चले जाता है और M1 M2 नीचे आ जाता है, इज इक्वल लगा के। वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली ना पता नहीं, मतलब बहुत अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो तुम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसी बातें बोलते हो, तो मैं गदगद हो जाता हूँ। गलत बोल रहे हो बिल्कुल, कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हो, मन के अंदर जो स्ट्राइक कर गया। सर कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट आता है, अब बोला ना, ये मेरे ख्याल से तुम्हें किसी ने सब बताया है, सच नहीं सब सर, बता दो, नहीं सच सर सब किसी बताओ। सर सही बता रहा हूँ सर, एकदम सच बता रहा हूँ सर, किसी ने नहीं बताया। अच्छा ये सक्षम की करामात सर मत। नहीं अच्छा सर। ठीक है, चलो ठीक है। वो बताएगा सर। ठीक है एकदम ठीक है, फिर सही है। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट लगाया जाता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है मेरे पास कैपिटल जी, ठीक है। और बाकी सब वैसा का वैसा ही रहता है। तो कांस्टेंट हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ लोग सी भी लिख देते हैं कांस्टेंट को, लेकिन यहाँ पे जी है क्यों, क्योंकि चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो ये जी अपने आप में एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। और कितना क्यूट बच्चा है इस के पीछे। यस, तो ये हमारे पास 6.6, ठीक है। तो ये अभी मैं इसकी वैल्यू बताऊंगा वैसे। तो अभी के लिए तुम्हें क्या रखना है, फोर्स F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो और इस जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.673 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको ये कैसे पता लगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो ये जी आया ना, ये जितनी भी चीजें सबको उधर ले जाओ, तो देखो F इंटू आर स्क्वायर उधर चले जाएगा, एम आई राइट। देखो ना F, ये जो मेरे पास जी फॉर्मूला बना है अभी, इसको उधर ले जाओ, F आर स्क्वायर और M1 और M2 और इज इक्वल टू जी हो जाएगा, अभी जो फॉर्मूला तुमने बनाया। यस सर। अब देखो जी की वैल्यू तो 6.673 इंटू 10 की पावर -11 होता है। तो F की वैल्यू, F का यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर स्क्वायर, इसका मतलब आर का मतलब होता है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये M1 M2 क्या होता है, मास, तो ये हो जाएगा केजी इंटू केजी, तो कहना ही से केजी स्क्वायर। तो इसका मतलब जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम आई राइट एवरीबडी। यस सर। तो यूनिट ऐसे करके निकालते हैं, लेकिन वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी सर, वो एक्सपेरिमेंट ही निकाली जाती है, वो आपको याद करने की, वो मतलब याद करना ही पड़ेगा, कैसे है ये अभी पता नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो 6.673 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हर किसी के टिस्ट पे होना चाहिए। सर मुझे समझ नहीं आया आपने nm स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर क्यों लिखा। वेरी गुड, ऐसा हो जाता है कभी कभी, पर अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं कि हमारे बच्चे पूछ लेते हैं। कुछ बच्चे जो शर्माते हैं ना, उससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती है, जो शर्मा रहा है ना वो बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। और जो एकदम बोल्ड होकर पूछ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड सक्षम। देखो ये F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर है, ठीक है। बस करो, हाँ तो ये एक काम करो, ये F है तो इस आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, ठीक है। और ये M1 M2 ऊपर है तो इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जी बचेगा भाई, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला गया, और जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर। नहीं आया समझ, सर आ गया। ठीक है। तो मैथ्स में सीखा होगा। अच्छा फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन। आर की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और ये मास कितना होता है, केजी स्क्वायर। इसका मतलब ये जी की यूनिट तो निकल के आई भाई, जब जी का फॉर्मूला ये है तो ये पूरा निकल के जो यूनिट निकल के आएगी तो वो जी की यूनिट तो होगी। यस सर। तो बस, लेकिन वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी, तो इसलिए जी की सर वैल्यू, ये जी की वैल्यू है। हाँ ये जी की सर वैल्यू उसकी है वैल्यू तो 9.8 होती है मेरे भाई, वो स्मॉल जी होता है, ये कैपिटल जी है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है तुमने पूछा। एक स्मॉल जी, डिफरेंस। डिफरेंस अभी आएगा, अभी रुक जाओ, होल्ड ऑन।
ठीक है, अभी आएगा। वेरी गुड, तुमने पूछा। एक जो दो फोर्स है ना, दो दो बॉडी के बीच में, ये दो बॉडी अपने आप में रैंडम है या एक अर्थ है, जरा एक बार बताओ। सर रैंडम है। तो रैंडम है, तो रैंडम के लिए मैंने क्या बोला था, ग्रेविटेशन। यस सर। तो ग्रेविटेशन वाला ग्रेविटेशनल ये कांस्टेंट है। और जो भी प्रथम पूछ रहा है स्मॉल जी, उसके लिए मैंने क्या बोला है, जब इन दोनों में से कोई भी एक चीज क्या बन जाएगी, अर्थ। और तब वो स्मॉल जी कहलाएगा, राइट। तो अभी आने वाला है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है। तो 6.673 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सबके एकदम टिस पे होना चाहिए। वेरी नाइस हेयर स्टाइल रोहित शर्मा। श्रुति, आजकल क्या चल रहा है? पार्टी वार्टी होगी आज तो, खूब मोमोज खाए जाएंगे, जन्माष्टमी है ना आज तो। श्रुति कह रही मैं तो जन्माष्टमी का भोग लगाती हूँ। यस यस से इट। सर आर की वैल्यू मैं भूल गया, मैंने लिखा नहीं। आर की वैल्यू? अरे आर क्या डिनोट कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ये किसने पूछा है वैसे? रोहित ने? अरे वाह, हमारे पास तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। वेरी गुड। डिस्टेंस बिटवीन दी टू बॉडीज, टू बॉडी के बीच का डिस्टेंस, ये ऊपर मैंने क्या बनाया है, ये यहां से लेकर यहां तक। वेरी गुड। पर एक बात बहुत अच्छी है, हमारे बच्चे पूछ भी लेते हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ बच्चे शर्माते हैं ना, तो वो बहुत गंदे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो दो बॉडी के बीच का जो मेरे पास डिस्टेंस होता है वो आर होता है। ठीक है, तो फाइनली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमारे पास एक चीज सामने आ गई है कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। कभी कभी एग्जाम में आता है तो मैं तो इसे तुम्हें स्टेट में भी लिखना होता है, स्टेटमेंट में। तो एक बार सारे बच्चे नीचे लिख लें, देखो इसको भी, ये पहली स्टेटमेंट होती है, ये दूसरी स्टेटमेंट होती है। तो पहले स्टेटमेंट क्या लिखोगे, फोर्स बिटवीन दी टू बॉडीज इज, मैं बता रहा हूँ पहले सुन लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या होती है, the attractive force between the two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है ना? तो एक बार ये पहली स्टेटमेंट लिख लोगे या मैं लिखवाऊं? चलो लिखवा ही देता हूँ। हाँ हाँ यस। तो वो मेरे को लग रहा है कि नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, तो मैं वीडियो ऑफ कर लूं? अच्छा ठीक है, श्योर कर लो। थैंक यू सर। तो सारे बच्चे लिख लें एक बार पहली स्टेटमेंट, द फोर्स बिटवीन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, पहली स्टेटमेंट है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, is directly proportional to the product of their masses। The attractive force between the two bodies is directly proportional to the product of their masses, product of their masses। Product means multiplication, I guess you know that। Now write the second one, the attractive force is inversely proportional to the square of the, yeah sure, the attractive force, second line, the attractive force is inversely proportional to the square of the distance between them, okay। So whenever they ask you in the examination, write these two statements first and then derive like this, f is directly proportional to m1 m2, inversely proportional 1 by r square, and then derive this formula and write overall formula with the value of capital G। Inversely proportional to a distance between them, square of the distance between them, got it everybody? Yes sir। ठीक है, so yes
सर आपने सर यहाँ पे जो जी की वैल्यू निकाली थी वो सर आपने डेरिवेशन ही करी थी ना, या फिर जी की सर? भाई जी की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है और वो डेरिवेशन नहीं, वो अपने आप हमें पता है, बस वो एक्सपेरिमेंट ही निकाली जाती है, वो अभी तुम्हें मतलब नहीं है उससे। वो ठीक सर है, क्वेश्चन में आएगा निकालने के लिए? नहीं कभी नहीं आएगा, बस तुम्हें पता होनी चाहिए। सर 6.673 into 10 to the power -11 है ना, यस, -11। -11, यस। ओके सर, ओके सर। Okay, and what is the unit of the universal gravitation constant? This G is known as universal gravitation constant. So you will always say Newton meter square per kg square. Okay, universal gravitation constant. Quite easy it is. So guys, you have overall formula F is equal to G m1 m2 upon my r square. Any doubt in this? The overall attractive force is equal to G m1 m2 upon r square. So if there is a question and two masses are given to you, distance is given to you, so can you find out the F? Of course, because the capital G value is already given to you, masses are given to you in the question, and distance is also given to you. So simply calculate that. Am I right? यस सर। Yes, sir. Okay, ठीक है. Sometimes they ask you if I am going to decrease the distance by 2. Suppose earlier you have the distance r between the two bodies, okay, and now you reduce the distance from r to r by 2. Now you reduce the distance r by 2, so can you tell me what would be the new force? क्या लगेगा नया force? जब पहले डिस्टेंस r था और अब तुमने डिस्टेंस को r by 2 कर दिया, तो अब जो नया फोर्स आने वाला है वो क्या F होगा? into 4, F into 4F. F into 4. I mean you are saying 4 times of 4 times, right? सर r raised to the power of -2। सर आर होगा, आर। ये क्या r और कर रहे हो? मैं पहले जब फोर्स F था r की वजह से, तो अब नया फोर्स कितना हो जाएगा r by 2 की वजह से, ये बताओ। देखो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नए नए मतलब ठीक है, लेकिन सक्षम वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात बोली तुमने। ठीक है, देखो हम ये करते कैसे, जब 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 पहले आर था तो पहले यही वाला फोर्स लग रहा होगा, राइट, आर की वजह से। अब ये नया फोर्स है, देखो बाकी चीजें तो सेम ही है, तो बाकी चीजें हम भी सेम लिखेंगे, लेकिन अब डिस्टेंस कितना हो गया, नया हो गया। नया डिस्टेंस कितना है, कहना इसे आर बाई 2, तो आर बाई 2 का होल स्क्वायर करो, तो देखो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1/4 हो जाएगा। 4। अब नीचे जो 1/4 है, क्या ये ऊपर आ जाएगा? जो चीज नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है ना, यस सर। तो ये 4 टाइम्स हो गया ना। अच्छा बताओ ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, क्या नहीं से ये एफ के बराबर है? Yes, sir. तो इसका मतलब ये ओवरऑल कितना हो गया, तो ये एफ के 4 टाइम्स हो गया ना नया वाला फोर्स। इसका मतलब जब तुमने डिस्टेंस को आधा कर दिया तो ऑफ कोर्स फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा ना। मैंने यही चीज तो बताई थी तुम्हें कि जब तुम डिस्टेंस को डबल करते हो तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाता है। तो जब तुमने डिस्टेंस को आधा कर दिया होगा तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ गया होगा ना। सिंपल सी बात है, लीनियरली नहीं बढ़ता है कि वो डबल कर दिया तो फोर्स भी आधा हो गया। 4 टाइम्स मतलब स्क्वायर टाइम्स होता है। नहीं आ रहा समझ में किसी को? आ रहा है। Sir, आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास m1 m2 था, r था, तो उस टाइम पे फोर्स लग रहा था f। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उसमें से एक मास का तो आपने जो पहले m1 था अब उसको कर दिया आपने m/2, जो m2 था वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को आपने बढ़ा दिया है और आपने उसे 4 टाइम्स कर दिया है। तो जरा बताना नया ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? सर f ही रहेगा। f रहेगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? मुझे तो नहीं लगता है सेम रहेगा, यस सर। मुझे नहीं लगता है। आर जो है वो 4 टाइम्स बढ़ा दिया है, 4 टाइम्स बढ़ा दिया है, ध्यान रखना, ये 4 टाइम्स बोला है मैंने। जो नया आर है वो पुराने वाले से 4 टाइम्स बढ़ गया है, 4 टाइम्स। Sir, M2 भी कम हुआ है। m2 वैसा का वैसा ही है मैम, सर F/8। f/8 हो जाएगा। ठीक है, सक्षम के अकॉर्डिंग f/8। ठीक है, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल?
सर एक बार स्क्रॉल अप करना। श्योर, व्हाई नॉट। और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। हाँ तो बस यस, तो बस ओके ओके। क्या हुआ भाई, इतना टाइम लगता है क्या? इतना टाइम तो नहीं लगता है। क्या हुआ, मैथ नहीं आती क्या? कोई बात नहीं, मैथ नहीं आती तो एक्सेप्ट कर लो। सर f/32 भी हो सकता है। ओ अरे सर 16 f/16 सर f/32 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 बार बार नहीं बोलना है, एक बार बोल दिया ठीक है, लोग सर चिल्लाए जा रहे f/16 हैं। मेरा आंसर। ठीक है ओके, नोटेड। जो हमारे पास नया फोर्स होता है उसका मतलब जी तो कांस्टेंट होता है, वो तो हर बार ही सेम लगता है, राइट? तो जी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही रहेगा। m1 m2 की बात करते हैं तो m1 कितना हो गया है पहले के मुकाबले? 2 हो गया है। 2 m2 तो चेंज हुआ नहीं है, और आर स्क्वायर हुआ है, तो आर स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये तो मतलब हमें फॉर्मूला पता है आर स्क्वायर होता है, तो लेकिन ये आर स्क्वायर कितना हो गया है तुम्हारे पास? 4 टाइम्स हो गया है, राइट? तो इस 4r का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अब जरा बताना ये 4r कितना होता है? 16 16 8 अच्छा, स्क्वायर। ये जो 2 है, ये 2 नीचे ही तो लिख सकते हैं इसे, राइट? यस सर। मतलब ये m1 2 टाइम्स हो गया था, ये 2 नीचे आ जाएगा। अच्छा, और नीचे कितना होता है? 4 4 जा 16, और ये आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 1/32 हो जाएगा। और बाकी ये पूरा का पूरा कितना कहलाता है? फोर्स के जितना। तो इसका मतलब ये पुराने वाले फोर्स से कितना टाइम्स कम हो गया? 1/32 कम हो गया। एक 1/32 देखो, ऑफ कोर्स ये होना था, क्यों? क्योंकि एक तो तुमने डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दिया, ऊपर से तुमने मास को भी कम कर दिया, तो फिर तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, फोर्स कम होना था। और वो फोर्स कितना कम हो गया? 32 टाइम्स कम हो गया, क्योंकि तुमने डिस्टेंस को भी तो 4 टाइम्स बढ़ाया है, राइट? क्योंकि वो स्क्वायर पे रिलेशन होता है ना, भूल गए? अगर तुम डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो जरा बताना फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? 1/9 ऑफ कोर्स, हमेशा उसके स्क्वायर टाइम्स कम हो रहा है ना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? भाई यस जब तुमने डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो वो नीचे कितना हो जाएगा? 1/r स्क्वायर, तो 1/3r स्क्वायर। 1/3 कितना होता है? आई मीन 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, तो 1/9 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है इस समय क्या बोल रहा हूँ एवरीबॉडी? यस यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? यस ओके, सर यस यस। सर मेरे को लास्ट वाले सॉल्विंग पार्ट में तो डाउट, कंफ्यूजन ये क्या रोहित किया बोल, आपने? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैंने दिया था जिसमें 32 आया है। यस सर। अच्छा 32 तो मेरे को समझ गया, 1 तो सर। भाई, जब m1 m2 और r होता है ना तो वो फोर्स होता है, तो g m1 m2, और जब r था तो उसको तो उसकी जगह पे फोर्स लिख दिया बस। इसका मतलब अगर तुम उसे r लेते तो वो तब उस टाइम में फोर्स f लग रहा था, लेकिन अब r तुमने 4 टाइम्स कर दिया और m तुमने आधा कर दिया, तो ये जितने भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो ऐसे। तो इसका मतलब पहले वाले फोर्स से 1/32 हो गया, ठीक है? ऐसे ही सर करते हैं सर। उसको f/32 भी तो लिख सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हो प्रथम? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अगर ये है, ये मान लो ये 1/2 और ये मेरे पास 1/3, तो एक बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर मैं ऐसे नहीं, मैं लिखना चाहता हूँ 1/6, तो क्या लिख सकते हैं? अरे ऑफ कोर्स लिख सकते हो। ठीक है, गुड। मेरे को लग रहा है तुम्हारी स्पेशल क्लासेस लगवानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे ना मैथ्स के कुछ एडमिशन चल रहे हैं और वो अच्छा खासा फाउंडेशन सिखाने के लिए कह रहे हैं। तो मतलब फाउंडेशन तुम सीख ही रहे हो सर मतलब? लिखा नहीं था। नहीं लिखा? ओके ओके, गुस्सा नहीं गुस्सा, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ सक्षम, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पूछ रहा हूँ, ग्रेविटी नहीं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या करवाता होगा? क्या क्या इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है? ग्रेविटी सर, जैसे सब प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशन लगता है तो वो ऑर्बिट में रखता होगा उन्हें। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अरे वाह शाबाश, इतने मजाक मजाक में इतनी सही बात कह दी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो ये सन है और ये अर्थ है, तो सन एक बॉडी हुई, अर्थ भी एक बॉडी हुआ, तो इसके अट्रैक्शन की वजह से ही तो ये अपने ऑर्बिट में रहता है। अगर अट्रैक्शन थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वो अंदर चले जाएगा अर्थ में, और रिपल्शन हुआ तो दूर चले जाएगा। लेकिन अगर अट्रैक्शन मेंटेन है तो वहीं का वहीं पर ही तो रहेगा। एम आई राइट? तो वहीं पर ही तो रखना है उसे, ठीक है? सर हाँ यस, सर अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटी होगा। बिल्कुल ग्रेविटी होता है। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे तुम इसे ग्रेविटी बोलना बेटर रहेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अर्थ का आ गया है, तो यहाँ पे भी हम वैसे तो देखो, मैंने एक बात बोली थी, ग्रेविटी इज ऑलवेज अ ग्रेविटेशन,
समझ में आया? बट ग्रेविटेशन इज नॉट ग्रेविटी। तो इसका मतलब ग्रेविटी बोलो या ग्रेविटेशन तो है तो वो एक ही बात। मैंने अभी एक लाइन बोली थी ना, एवरी ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशन, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था। तो देखो अभी अर्थ है, अर्थ के आसपास जो चंद्रमा होता है वो भी चक्कर लगाता है, अर्थ लगाता है सन के आसपास चक्कर, और सन के आसपास लगाता है मून। तो बताओ ये सब किसका खेल है? सारा का सारा अट्रैक्शन का खेल है। सब कुछ अट्रैक्शन की वजह से तो होता है, ठीक है? तो ये सारा अट्रैक्शन का ही खेल है ये भी। तो ये मून चक्कर लगा रहा है इस अर्थ के, तो ये इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है भाई? अच्छा शायद तुम्हें पता होगा कि मैंने टाइड्स के बारे में कुछ बताया था कि हमारे जो जैसे समुद्र के अंदर, तुमने देखा होगा एक बार महाराष्ट्र में भी बारिश आ रही थी तो कह रहे भी हाई टाइड आने वाला है, लो टाइड आने वाला है। तो एक दिन में yes, तो एक बार हाई टाइड आता है मतलब बहुत तेज पानी आता है, और एक बार लो टाइड आता है, पानी एकदम बहुत कम आता है, दूर तक चले जाता है वो। तो इसका मतलब जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ पे एक बार हाई टाइड आता ही है। तो ये हाई टाइड क्यों होता है? क्योंकि मून और अर्थ के बीच में ना एकदम मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ, बोल सकते हो कि फोर्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ, उसकी वजह से ये टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं सी के अंदर। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? तो मैंने क्या क्या बातें बताई है जरा बताना एक बार। ये सिमरन यस सर। क्या क्या इंपॉर्टेंस बताई है मैंने? सर इम्पोर्टेंस या जो कहाँ पे यूज होता है? अरे ये इंपॉर्टेंस ही तो होता है यूज। अच्छा हाँ सर, पहले प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स को उनके बेल्ट्स पे रखने के लिए, ताकि वो रिपल्शन या अट्रैक्शन की वजह से दूर या पास ना हो जाए। और दूसरा हाई टाइड्स और लो टाइड्स कॉज करते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ। सर अभी आपने लास्ट 3 मिनट्स में क्या पढ़ाया? मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया था। ओके बताते हैं भाई। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पे है? सबसे पहली बात मैंने बताया कि जो अर्थ होता है, तो अर्थ सन के आसपास घूमता रहता है, तो कहना है इसे इट बाइंड्स अवर अर्थ। तो ये अर्थ को बाइंड करके रखता है, या इट बाइंड्स टू अर्थ। तो हमारे पास अर्थ पे तो रहता ही है, जितने भी तुम सारे के सारे अर्थ पे उड़ नहीं रहे हो। क्या कोई है जो चेरी काउंटी से एकदम उड़ते हुए ग्रीन आर्क पहुंच जाए कि आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अगर ऐसा कोशिश भी करोगे तो सीधे नीचे आ जाओगे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। ठीक है? ऐसे अगर मून की बात करते हैं तो मून जो होता है वो किसके आसपास रिवॉल्व करता है? मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। Why is it so? What is the reason for that? So of course due to the gravitational force. Gravitational force. Aren't you सर feeling ये happy? लिखना है? Yes, of course you have to note it down. Okay, can I say all the planets revolve around the sun? It is also because of the gravitational force. Can I say that? Not only Earth. यस सर। If you remove the Pluto, of course, so you are not considering Pluto right now. तो अगर हमारे पास 8 planets हैं, तो 8 planets के क्या move करते रहते हैं सन के आसपास? तो because of the gravitational force, of course. And the last one, as I said, tides. So tides in sea, it is also because of the gravitational force between the moon on Earth. Am I right? Yes, sir. These are caused due to gravitational force. Oh my God, I'm feeling so peaceful today. People are so quiet. That is what I want. Yes, that's why I love physics. Yes. Any doubt in this, people? Sir. नो सर। No, sir. Because it makes you quiet. Okay. ठीक है, तो ये हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि काफी सिंपल है और ये एग्जाम में आता भी है। ठीक है? तो आप और प्लैनेट्स का भी लिख सकते हो कि इट मेक्स ऑल प्लैनेट बाइंड टू द सन, और यू कैन से दे रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स्ड ऑर्बिट. Okay, got it? Yes, sir. Okay, fine. Now I am going to take the free fall. सर I मैं guess. लिख रहा था। Okay, fine. Bye. Yep. सर Yes, sir. एस्ट्रॉइड बेल्ट भी जो होती है उसको भी हम ग्रेविटेशन की वजह से Asteroid bandy? एस्ट्रॉइड बेल्ट। अच्छा, जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो मूव करते हैं, वो कह रहे हो क्या? यस सर। हाँ, बोल सकते हो. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, बट
वो फिक्स बेल्ट में भी नहीं होते हैं, वो मूव भी करते हैं रैंडमली। जैसे आई गेस तुमने ये भी सुना होगा कि एक एस्ट्रॉइड आने वाला है, अर्थ से टकराने वाला है, लेकिन फिर वो पता नहीं कहाँ चले जाता है। हर बार का न्यूज सुनते हैं लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उनके फिर हो गया। पैथ हो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। ओके, तो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है गाइज, ओके। सो एस्ट्रॉइड का थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि हर एस्ट्रॉइड ऑर्बिट में मूव नहीं करता है। अगर मूव करेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो नासा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये नासा वासा जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सब प्रिडिक्ट करते रहता है कब क्या होने वाला है या कौन सा पास में से गुजरने वाला है। ठीक है, तो सर्टेन थिंग्स आर नॉट इन द ऑर्बिट। Yes, so guys, I have already talked about this free fall. Remember in the motion chapter, whenever anything is falling under the influence of the gravity, right? So that is called the free fall. जैसे मान लो कोई बच्चा है और कोई बच्चे का पेन बेचारा अपनी खिड़की से नीचे गिर गया, तो वो पेन खिड़की से नीचे गिर गया या गिराया? गिर गया। गिर गया। गिर गया, तो that is called free fall. So initial velocity was 0 or something else? 0। तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। जो भी चीज नीचे गिर जाए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मेरे हाथ से गिर जाए, उप्स, तो दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज नीचे गिर जाती है हमारे हाथ से तो वो फ्री फॉल ही कहलाई जाती है। ठीक है, सो इन द फ्री फॉल यू ऑलवेज हैव टू टेक योर इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन फॉर दैट? सो एज आई टोल्ड यू बिफोर many times, yes, so you have to take g, isn't it? Whenever there is a case of height, so you always take acceleration is equal to g, isn't it? So that g is what? Yes, sir. That g is acceleration due to gravity. So it take place always in the presence of free fall. He was saying something, Simran? Okay. No, sir. Okay. ठीक है, तो ये हमारे पास free fall होता है। Yes, please write it down, everybody. The earth attracts objects. The earth attracts objects towards it. Can you tell me the reason by which force they are attracting you? Gravity. 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 Okay, and instead of gravity, if I say gravitational force, so am I wrong? नो सर। No, sir. Okay. अरे कौन है ये जो एक्टिंग कर रहा है बदतमीज? ये किसने आवाज निकाली ऐसी? So the earth attracts The earth attracts object towards the earth या towards it due to gravitational force. ये कुछ बच्चे बहुत नॉटी आ गए हमारी क्लास में। Due to gravitational force. ठीक है, and you can say it falls under the influence of acceleration due to gravity, which I am going to tell you, don't worry, which falls under the influence of gravity. Bracket में लिख लेना small g. This is called free fall. This is called That falls under the influence of gravity. सर आपने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Yeah, it's the same meaning. It's same actually. ठीक है, तो जो लिखना है लिखो। ठीक है भाई, so that is called acceleration due to gravity and that value is fixed 9.8. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये 9.8 आया कैसे? ठीक है, तो ये 9.8 निकालने का भी तो कुछ मीनिंग होगा कि कुछ ना कुछ तरीके से 9.1 में निकाल लिया होगा। तो देखो अब इसको हमने कैसे निकाला है। मुझे एक बात बताओ, अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो वो हमेशा हम बात करते हैं अर्थ की, एम आई राइट? तो मान लो अब ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक बॉडी है, ठीक है, तो अर्थ का भी अपना एक मास होगा, एम आई राइट पीपल? Yes, और यहाँ पे sir. एक छोटी सी बॉडी है, इसके ऊपर मान लो ये तुम हो, ये तुम्हारा मास है छोटा सा, प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है, और ये अर्थ का है बहुत बड़ा प्यारा प्यारा बच्चा, ठीक है। तो अब जब मैं इसके फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स क्या होता है मेरे पास? वही जी, एक लग जाएगा अर्थ, मतलब एम ई मान लेते हैं, अर्थ का मास, और ये है स्मॉल एम, एनी ऑब्जेक्ट, एंड अच्छा अब ये डिस्टेंस की बात कर रहा है ना। अच्छा जरा बताना, हम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? कैनाई से हमेशा सेंटर से लिया जाता है, मैंने बताया था। अब देखो अर्थ तो बहुत ही बड़ा है और ये ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पर है, क्या इतना छोटा सा डिस्टेंस कोई मायने रखता है हमारे लिए? अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए आ जाए, 100 करोड़ में से एक बेचारी आंटी जी कह रही है बेटा 1 रुपए दे दे मुझे टॉफी खानी है, तो क्या तुम आंटी को भगा दोगे? भागो यहाँ से, मैं खुद बहुत गरीब हूँ? नहीं, तुम कहोगे अरे आंटी क्या बात करती, दिल छोटा मत करो, लो 1 करोड़ रुपए लो, एंजॉय करो। तो ऐसा कर दोगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो इसीलिए 1 लाख तो दे ही दोगे, चलो ठीक है, 1 करोड़ में तुम्हारे आंखें बननी है, तो 100 तो दे ही दोगे, 10 दे दोगे, चलो ठीक है,
कुछ लोग तो उसमें भी दम तोड़ रहे हैं कि नहीं क्यों होता है, हमारे मेहनत की कमाई है, ठीक है। तो आदत है ना वही कंजूसी वाली। तो F इज इक्वल टू जी एम ई एम नॉट, और ये मेरे पास हो जाएगा आर स्क्वायर। तो अब देखो इतना छोटा सा डिस्टेंस माइनस कर दिया तो ये रेडियस नहीं बन गया, बताओ अर्थ का। दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस अब एक तरह से रेडियस ऑफ अर्थ बन गया ना, क्योंकि इतना डिस्टेंस हम ले ही नहीं रहे। वही वाली बात, 100 करोड़ में से 1 करोड़ तुमने किसी और को दे दिए, चलो 1 करोड़ नहीं 5 रुपए मान लो, तो कुछ मायने नहीं रखता वो। तो ये बन गया रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर हैं, हमारे तो अर्थ के सामने कुछ भी नहीं है। एक बच्चा कह रहा है हर एक इंसान की वैल्यू होती है, अरे बिल्कुल होती है, लेकिन अगर तुम ये अर्थ के सामने बोलो कि इंसान हूं मैं, थोड़ी कदर कर ले, तो क्या वो कदर करेगा तुम्हारी? बिल्कुल करना तो चाहिए कदर, लेकिन वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हें समझेगा ही नहीं, कहते भाई चल जाए यहाँ से। अब तो पूरी एक कंट्री को भी लेकर आएगा ना तो भी तुझे पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अर्थ की बात चल रही है यार। अर्थ एक कंट्री के सामने, कंट्री के अंदर इतनी इतनी मौतें हो जाती हैं तो सरकार नहीं जगती, तुम जानते ही हो क्या हालत है। तो अर्थ के सामने क्या ही हो तुम, ठीक है। अब तुम एक चींटी कह रही है, एक चींटी कह रही है ओ मैं भी तो हूँ लाइन में, मेरी मौत का क्या, जब भाई तुम्हारी मौत को कुछ नहीं कर रहा तो चींटी की क्या ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इस छोटे से को नेग्लेक्ट कर दिया, तो रेडियस ऑफ अर्थ बन गया है अपने आप। सर ई तो अर्थ है, ओ क्या है? ओ कोई रैंडम बॉडी ऑब्जेक्ट, कोई रैंडम, तुम कोई भी हो सकता है ना अर्थ के ऊपर, तो कोई भी एक बॉडी, ओके सर। ठीक है भाई। अच्छा एक बात तुम्हें पहले से पता है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर अर्थ के ऊपर होते तो हमारे ऊपर वेट लगता है, राइट? मैंने एक चीज बताई तुम लोगों को, जब हम अर्थ के ऊपर होते हैं, मैंने बताया था F इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, वेट इज इक्वल टू mg, वो वेट होता है हमारा, ये चीज मैंने बताई थी, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। यस यस सर। तो अब वो तुम्हारा वेट है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ mog, क्योंकि वो वेट है। तो ये क्या बन जाएगा, g me mo अपॉन में re का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो मैंने कुछ नहीं करा है, बस मैंने इस F को एक्चुअली में इसके बराबर कर दिया है। तो देखो अब ये वाला MO और ये वाला MO आपस में कट जाएगा भाई। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर लग रहा था, लेकिन मुझे पता है जो इसी बॉडीज के ऊपर ठहरी हुई है, इसका वेट भी तो अपने आप में एक फोर्स है, तो मैंने दो फोर्स को आपस में इक्वल कर दिया, तो m0 से m0 कट जाएगा। यस सर। तो मेरे पास ये g बचा यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही। तो अब g की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू में 10 की पावर -11। अच्छा अर्थ का मास कितना होता है, कोई बता सकता है? यस अर्थ का मास किसी को आइडिया है? 1। अच्छा 1 बहुत सही जवाब दिया है तुमने। 1 क्या 1 किलो? नो सर मैं सोच रहा था सर सर्कल है तो कंप्लीट 1। ऐसा नहीं है। 5.972 into 10 to the power 24। तो नेट पे सर्च करें। ठीक है तो अर्थ का जो मास है, ठीक है गुस्सा मत करो, ठीक है। तो ये मेरे पास एक अर्थ का मास है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं 6 इंटू में 10 की पावर 24, ठीक है। ये केजी में लिया जाता है, तो ये अर्थ का मास है, ठीक है। से अप्रोक्सीमेट है वैसे ये, तो ये अर्थ का अपने आप में मास है। ऐसे अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ, तो रेडियस हमारे पास सुना होगा 6400, रेडियस सुना होगा ना, नहीं सुना किसी ने? 6400 है अप्रोक्सीमेट, तो ये मेरे पास होता है 6400, 64 बोलते हैं इसे, 64। सर आपने कैपिटल जी की वैल्यू में 6.67 लिया है, 3 क्यों नहीं लिया? 6.673 कह रहे हो? यस सर। अरे इतना चलता है, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर कोई तुमसे बोले भाई कि बेटा जरा हमें 5.73 5 रुपये देना, तो तुमने क्या करा, तुमने 5.73 दे दिया, 5 नहीं दिया उसके बाद का तो इतना चलता है ना। अरे मैंने बहुत पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है ना, तो इतना चलता है। लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, मैं मना नहीं कर रहा, लिख लो, चलो ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं ना प्यारे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास पता है क्या निकल के आता है? तो इस जी की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। ये डेरिवेशन है? हाँ ये डेरिवेशन है। तो फाइनली इसका मतलब अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है वो कितना लगता है, इससे प्रूव हो गया कि वो 9.8 लगता है। एनी डाउट इन दिस? तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स से हमने ये लिखा, लेकिन हमें पता है फोर्स जो लगता है, हमारे वेट जो लगता है वो नीचे ही लगता है अर्थ के ऊपर, तो उसको हम mg लिख सकते हैं। एक m से एक m कट गया, तो g की वैल्यू हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। ये कांस्टेंट था अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आया 9.8, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि वो सर ऐसे कैसे कैलकुलेट कर लिया? अरे भाई तुम्हें बस ये लिखना है, थोड़ा सा काट पीट के दिखा दो, यही आंसर आएगा, ठीक है, करके देख लो चाहे तो, ठीक है। तो कैलकुलेट करना घर पे, ये पता है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं?
देखो ये 10 की पावर यहाँ पे है -11, ये है इंटू में 10 की पावर 24, और यहाँ पे क्या है मेरे पास 10 की पावर 2 है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। तो बस इन पावर को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये भी -2 ये भी -11, तो ये 13 बचा। तो 24 माइनस का 13 यही है ना मेरे पास। और फिर क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, समथिंग आई हैव टू डू। ये मैंने 6400 किलोमीटर लिया है, लेकिन मुझे तो मीटर में चाहिए था। तो किलोमीटर में अगर चाहिए और ये मीटर में निकाला है मैंने, तो किलोमीटर को किस में कर देंगे हम कन्वर्ट, ये किलोमीटर था ना, और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक को लेना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू। रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो फ्री फॉल में स्मॉल जी लगता है जिसकी वैल्यू ये है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।